मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए इसी चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा, जो आप इस चैनल के माध्यम से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं सबसे पहले केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। ऐसा आपको मालूम है कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा और ये मेरा पहला लेक्चर है। और सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो आपका यूनिट 9 है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हिंदी होता है उप सह संयोजन यौगिक। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हिंदी होता है जटिल यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग अभी बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका चैप्टर का हेडिंग है, लेकिन सबसे पहले कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले बताएंगे कि कंपाउंड को यहाँ पे मैंने बांटा है 2 पार्ट में। एक है बाबू ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको एक को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक और एक को बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। अब इस दोनों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता क्या चीज है। ये पहले 11th के बेसिक क्लासों में आपको बताया जा चुका होगा कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है। लेकिन अभी थोड़ा सा दोनों के बारे में समझ लेते हैं। डिटेल स्टडी आपको 11th क्लास में करा दिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसको है, शॉर्ट में समझना है इसमें कि वैसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन होता है। आप देख रहे हैं एग्जांपल्स में, यहाँ जितना भी कंपाउंड लिखे हैं बाबू, सभी में कार्बन यहाँ प्रेजेंट है। और जिस कंपाउंड के पास कार्बन होता है उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और जिस कंपाउंड के पास कार्बन नहीं होता है उस कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आप देखिए इसका एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे मैंने जितना एग्जांपल लिखा है इसमें किसी में भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ सोचते होंगे कि यहाँ कार्बन है सर, लेकिन यहाँ कार्बन नहीं है, HCl क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, इसलिए ये आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कहने का मतलब है कि इसमें कार्बन है, लेकिन इन सभी को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तहत रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है, इसको ऑर्गेनिक होना चाहिए था। लेकिन बच्चों, इन सभी कंपाउंड का जो गुण होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के समान होता है, इसलिए इसमें कार्बन होते हुए भी इन सारे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका गुण इनऑर्गेनिक कंपाउंड के समान होता है। इसलिए इन सारे कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तहत रखते हैं। अब हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पर हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट का नाम है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक पार्ट का नाम है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हिंदी होता है सरल अकार्बनिक यौगिक, और कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हिंदी होता है जटिल अकार्बनिक यौगिक। ये दोनों बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये दोनों है क्या चीज, थोड़ा सा दोनों को समझना है बाबू। कि सिंपल में स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे देखिए जिस प्रकार की यहाँ कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट है, लेकिन सिंपल में कहीं पर भी स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है। तो आप याद रखेंगे जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं प्रेजेंट है उस इनऑर्गेनिक को बोलेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के पास स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन हम लोग को इस पूरे चैप्टर में सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी नहीं करना है। जो करना है पूरे चैप्टर में ये करना है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में करना है।
लेकिन बच्चों थोड़ा सा हम लोग पहले सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब यहाँ लिखे हैं तो जान लेते इसका यूज आगे हम कहाँ करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप समझ गए होंगे, इसके पास स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, उस इनऑर्गेनिक को बोलेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक। जिसके पास स्क्वायर ब्रैकेट है उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है सिंपल सॉल्ट। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सॉल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबू आप लोग 10वां क्लास में पढ़ते होंगे एक चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट, वहां पे आप एसिड बेस सॉल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की होंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूं कि सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले समझिए कि जब हम एसिड का रिएक्शन अगर हम बेस के साथ कराते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी सॉल्ट को बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं यहां पे लिया हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये आपका बाबू बेस है। उसी प्रकार से मैं बेस का रिएक्शन करवाया हूं एसिड के साथ, ये मेरा एसिड है HCl, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। अब देखिए कि जब हम बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करवाइए, या पहले आप एसिड लिखते बाद में बेस लिखते तो भी सेम है। तो जब हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ या बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तब यहाँ पे बनेगा आपका सॉल्ट और प्लस वाटर। लेकिन जो यहाँ पे बच्चा सॉल्ट बनता है इसी सॉल्ट का नाम है सिंपल सॉल्ट, इसी को बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। इसका अगला एग्जांपल लेके चलते हम लोग हैं NaOH, है ना, ये आपका बेस है। उसी प्रकार से यहाँ पे HNO3 ये मेरा एसिड है। जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तब यहाँ पे बनता है सॉल्ट, और इस सॉल्ट को बोलेंगे सिंपल सॉल्ट। तो आप इस सिंपल सॉल्ट के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे कि सिंपल सॉल्ट आखिरकार कहते किसको है। एक बार मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि जब भी हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, और इसी सॉल्ट को बोलेंगे सिंपल सॉल्ट। अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर, या इसी को बोलते बाबू एडिशन कंपाउंड, आणविक या योगात्मक योग। अब इस को समझेंगे हम लोग कि आखिरकार है क्या चीज, मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड क्या चीज है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल से इस बात को समझिएगा, इसकी डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं, एग्जांपल इसका इंपॉर्टेंट है। जैसे बात हुआ इसका नाम है एडिशन कंपाउंड। एडिशन का मतलब होता है योग। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि KCl एक सिंपल सॉल्ट है और यहाँ पर MgCl2 भी एक सिंपल सॉल्ट है। और जब ये दोनों सिंपल सॉल्ट आपस में एडिशन जब किया है तो एडिशन करने के बाद यहाँ पे जो सॉल्ट बना है उसी का नाम है एडिशन कंपाउंड। मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट जब आपस में कंबाइंड करते हैं, मिलते हैं, तो मिलने के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है उसी कंपाउंड का नाम दिया गया है एडिशन कंपाउंड, या इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जिसमें एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है कार्नालाइट। कार्नालाइट का फॉर्मूला है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, है ना, एक कार्नालाइट का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल क्यों चलते हैं। यहाँ पे K2SO4 एक सिंपल सॉल्ट है, A भी एक सिंपल सॉल्ट है, और दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट के एडिशन के द्वारा जो कंपाउंड बनता है उसी का नाम है एडिशन कंपाउंड। यहाँ पे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, ये आपका एक एडिशन कंपाउंड है, और इस एडिशन कंपाउंड का नाम है पोटास एल्यूम। आगे हम बात करते हैं तीसरा एग्जांपल में
जैसे आपका है यहाँ पे दिया गया है AgSO4 प्लस NH4 का होल टू SO4। ये भी एक सिंपल सॉल्ट है और ये भी एक सिंपल सॉल्ट है। ये दोनों सिंपल सॉल्ट जब आपस में कंबाइंड किए हैं तो कंबाइंड करने के बाद यहाँ पे एक एडिशन कंपाउंड का निर्माण किया है। तो आप याद रखेंगे लोगों कि एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता कैसे है, जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद एडिशन कंपाउंड बनता है। इसमें जो तीनों एडिशन कंपाउंड आपको मैं बताया हूं, इसमें पहला है आपका कार्नालाइट है, पोटास एलन है और मोहर सॉल्ट है। इस तीनों का फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये तीनों का जो फॉर्मूला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पीछे एडिशन कंपाउंड अभी बताया था कि एडिशन कहने का मतलब है कि जब दो सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन करके जो बना रहे थे कंपाउंड, उसी का नाम था एडिशन कंपाउंड। अब यहाँ एडिशन कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप का है। एक है मेरा डबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं हिंदी में द्विक लवण, और एक मेरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको बोलते हैं उपसह संयोजन यौगिक। इसी को बोलते बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जटिल यौगिक। तो यहाँ पे ये दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे बच्चों। डबल सॉल्ट क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। यहाँ पे हम लोग अब डबल सॉल्ट को डिफाइन करते हैं बाबू। डबल सॉल्ट कहते किसको, तो यहाँ पे इसका मैं परिभाषा लिखा हूं। इसका परिभाषा एग्जामिनेशन में आता है, इसको इसके परिभाषा को आप याद रखिएगा कि डबल सॉल्ट कहते किसको है। तो कहता है कि द एडिशन कंपाउंड which are stable in solid state but dissociate into their constituent ions in aqueous solution is called double salt। वह योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो डबल सॉल्ट होता है अगर ये ठोस अवस्था में होता है तो ये अस्थायी होता है, लेकिन जैसे ही इसको वाटर में या जलीय विलयन में हम डालते हैं तो डालने के बाद ये अवयवी आयनों के रूप में विघटित हो जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं। उसी का नाम दिया गया है बाबू डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट को हम लोग आगे एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। यहां डबल सॉल्ट का एग्जांपल नंबर फर्स्ट बताया गया है कार्नालाइट। कार्नालाइट का फॉर्मूला आपको पहले बता चुके बाबू कि KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2 होता है। लेकिन जब इस कंपाउंड को हम लोग इस डबल सॉल्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, है ना। एक्वस सॉल्यूशन में जब डालेंगे तो डालने के बाद जो है ये अपने आयंस के रूप में टूट जाते हैं। आप देख रहे हैं वो कि यहाँ KCl ये टूटा है K प्लस प्लस Cl माइनस में, K पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है। उसी प्रकार से MgCl2 टूटा है, Mg2 प्लस प्लस एक क्लोरीन पर एक माइनस है, लेकिन यहाँ दो है, इसको दो से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लोरीन पर एक माइनस, यहाँ दो है तो दो से गुना करेंगे। वाटर को ज्यों का त्यों प्लस 6H2 लिख दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डबल सॉल्ट है ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में टूट जाते हैं, अपने अवयवी आयनों के रूप में टूट जाते हैं, और जो अवयवी आयनों के रूप में विघटित हो जाते हैं उसी सॉल्ट का नाम दिया गया है डबल सॉल्ट। लेकिन जो यहाँ आयंस के रूप में बाबू तोड़े हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं ना कि जो केटायन है, केटायन समझते होंगे आप लोग कि जिसके ऊपर में प्लस चार्ज होता है उसको केटायन कहते हैं, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं। तो केटायन वाले पार्ट को मैं एक जगह लिख सकता हूं और एनायन वाले पार्ट को एक जगह लिख सकता हूं। तो अब देखिए क्या करेंगे, पोटेशियम पर प्लस यहाँ है और यहाँ केटायन यहाँ भी है, Mg पर 2 प्लस, मैं इसको एक साथ लिख दिया। लेकिन बच्चों Cl यहाँ
निगेटिव जो आपका एनायन है Cl माइनस यहाँ भी है और Cl माइनस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ Cl माइनस एक गो है और यहाँ दो गो है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो यहाँ 3Cl माइनस लिख दिए और प्लस 6H2O ज्यों का त्यों। अब अगला एग्जांपल में चलते हम लोग हैं ApSO4 इंटू NH4 का होल टू SO4 इंटू 6H2O। इसका मैं नाम बताया था पीछे मोहर सॉल्ट, जिसको हिंदी में लिखते हैं मोर लवण। इसको आयंस के रूप में मैंने टटोरा कैसे देखी, Ap पर यहां होता है 2 प्लस SO4 पर होता है 2 माइनस, जहां इंटू वहां प्लस लिखे तोड़ने के क्रम में NH4 पर होता हमेशा 1 प्लस होता है ना, NH4 पर 1 प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 से यहाँ गुना करेंगे। उसी प्रकार से बहु यहाँ SO4 पर 2 माइनस होता है और प्लस 6H2 ज्यों का त्यों। ठीक जैसे मैं ऊपर बताया था उसी प्रकार से नीचे कि केटायन वाले पार्ट को मैं एक जगह लिखता हूं, तो यहाँ केटायन है और यहाँ केटायन, दोनों को मैं एक जगह लिखा। एनायन यहाँ सल्फेट, यहाँ भी सल्फेट, लेकिन ये भी एक सल्फेट, ये भी एक सल्फेट। अब बोले सर एक सल्फेट कैसे बोल रहे हो, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि सल्फेट के कोफिशिएंट में देखिए कि जो सल्फेट आयन है बउआ, इसके कोफिशिएंट में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब समझना है कि सल्फेट यहाँ एक है, मतलब सल्फेट का यहाँ एक ही आयन है, तो यहाँ सल्फेट एक और यहाँ भी सल्फेट एक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 सल्फेट है और प्लस 6H2O ज्यों का त्यों। अब हम लोग आते हैं तीसरा एग्जांपल, जिसका नाम है पोटास एलम। पोटास एलम में बच्चों हम लोग एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे मैंने दोनों समझा कार्नालाइट और मोहर सॉल्ट के बारे में, उसी प्रकार पोटास एलम है। जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये भी अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूटेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब अवयवी कण, ये अपने अवयवी कण, जैसे मान लीजिए कि ये बना हुआ पोटेशियम सल्फेट से, तो यहाँ पर जब पोटेशियम है तो यहाँ पोटेशियम देगा, यहाँ सल्फेट तो यहाँ सल्फेट देगा, है ना, जिससे बना हुआ है उसी का आयन यहाँ देगा। ऐसा नहीं कि पोटेशियम तो यहाँ कैल्शियम दे देगा, जिससे बना हुआ उसी का आयन, इसी को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट आयंस। ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन नहीं टूटेगा, तो इसको तोड़ना है बाबू। तोड़ना कैसे देखिए, जैसे पोटेशियम सल्फेट है तो इसको करेंगे क्या, एक पोटेशियम पर 1 प्लस 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, है ना। उसी प्रकार से SO4 है, SO4 पर 2 माइनस, उसी प्रकार से Al2SO4 का होल 3। आप जानते हैं एल्युमिनियम पर 3 प्लस होता है, 3 प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 है तो यहाँ 2 से इसको गुना करेंगे, प्लस सल्फेट पर 2 माइनस, यहाँ 3 है तो 3 से गुना, और यहाँ पे प्लस 24H2। जैसे मैं पीछे किया था कि प्लस वाले पार्ट को मैं एक साथ, मतलब केटायन को मैंने एक साथ लिखा और एनायन को मैंने एक साथ लिखा, तो केटायन के रूप में यहाँ पोटेशियम आयन और एल्युमिनियम आयन इसको मैं एक साथ लिखा, और यहाँ पे एनायन सल्फेट यहाँ एक गो है, यहाँ सल्फेट 3 गो है, तो 3 प्लस 1 4 सल्फेट आयन है ना, और प्लस 24H2O ज्यों का त्यों। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये जो डबल सॉल्ट का मैं तीनों जो एग्जांपल बताया हूं, ये तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, और एग्जांपल इंपॉर्टेंट कहने का मतलब तीनों का केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में यहां अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जितना भी हम लोग स्टडी करेंगे सारा मेरा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब से लेकर के जितना भी क्लास इस चैप्टर का वीडियो हम डालेंगे, उसमें प्रत्येक वीडियो में इसी का चर्चा करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे समझते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसको है, तो इसका पहले डिफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल समझेंगे। इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है कि द एडिशन कंपाउंड which do not dissociate completely, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको एकदम ध्यान रखना है कि द एडिशन कंपाउंड which do not dissociate completely in all their respective ions in aqueous solution,
इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहता क्या है कि वह योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी सरल आयनों के रूप में विभक्त नहीं होता है, विघटित नहीं होता है, नहीं टूटता है, उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप एक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा तब वह अपने अवयवी आयनों के रूप में पूर्ण रूप से विघटित नहीं होता है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिस प्रकार आप पहले देखते थे डबल सॉल्ट में, उसमें डबल सॉल्ट को जब एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे थे तो सभी उसमें आयंस के रूप में टूट रहे थे। लेकिन इसमें ध्यान रखना क्या है कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे छोटू, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने क्या बताया कि यह वैसा एडिशन कंपाउंड है जो जलीय विलयन में जाने के बाद सभी सरल आयनों के रूप में विघटित नहीं होता है। ये पूरे आयंस के रूप में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये पूरा आयंस को नहीं देगा, तो उस प्रकार के कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल्स को ध्यान समझिएगा बाबू, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफिनेशन भी है, एग्जांपल भी है। एग्जांपल को ध्यान समझना है, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे बने हैं, लेकिन हम पहला एग्जांपल्स को यहां समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जांपल लिया गया कि K4FeCl का होल 6 है। अब देख सकते हैं कुछ बच्चे इसका परिभाषा ऐसे बोल देते कि जिस कंपाउंड के पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये याद रखने के लिए है कि स्क्वायर ब्रैकेट है उसको कोऑर्डिनेशन बोलिए या कॉम्प्लेक्स बोलिए, है ना, कोई बात नहीं है। लेकिन अब इसको देखिए कि जब हम इस कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में मैं डाला हूं या वाटर में डाल दीजिए, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन में जब डाले तब देख सकते हैं ये टूटा है 4 K प्लस और ये आपका FeCl का होल 6 पर 4 माइनस है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्प्लेक्स आयन है क्या ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आयन में देख रहे हैं क्या ये पूरा आयंस के रूप में टूटा है? नहीं टूटा है। इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूटते हैं, और वैसा कंपाउंड, वैसा एडिशन कंपाउंड जो पूर्ण रूप से आयंस के में नहीं टूटता है उसी का नाम दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी प्रकार से यहां देखिए CONH3 का होल 6 Cl3 है। अब देखिए कि A वाला पार्ट जो है क्या पूरा पूरा आयंस में टूटा है? तो नहीं टूटा है। इसका मतलब है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप इसको बोलचाल की भाषा में याद रख सकते हैं सीधे कि जिस कंपाउंड के पास स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसके पास स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट होता है उस कंपाउंड को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में ये पूर्ण रूप से सरल आयनों के रूप में नहीं टूटेगा, इसी का नाम दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें ध्यान दीजिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं एग्जांपल देखूं, इस एग्जांपल में बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कंपटीशन में भी, और जानकारी के लिए 12 का जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में जो पीछे के पार्ट में भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पूछता क्या है ना कि इस कॉम्प्लेक्स को जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना देगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ध्यान देना, बच्चे करते क्या, टोटल नंबर ऑफ आयंस देखता है तो फटाफट क्या करता है, आयंस को जोड़ देता है कि 4 गो माइनस है 4 गो प्लस है 4 4 8 कर देता है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है। इसमें इसको समझना कैसे, देखो ध्यान से बाबू, यहां पे कितना आयंस देगा, मतलब यहां पूछता हाउ मेनी आयंस, कहने का मतलब है इसमें कितना आयंस देगा, मतलब इसमें कितना आयंस देगा, मतलब क्या समझेंगे कि पोटेशियम का यहां कै गो आयन है, मतलब पॉजिटिव आयन कै गो यहां हुआ और नेगेटिव की बात है। तो अब देखिए पोटेशियम का आयन यहां कै गो 4 गो है,
और यहाँ पे देखिए ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, तो कॉम्प्लेक्स आयन देखना कि कई गो है। ये कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ 4 गो नहीं है, इसके आगे कोफिशिएंट देखो कि कोफिशिएंट में यहाँ कुछ लिखा हुआ है नहीं है, इसका मतलब एक आयन है। तो 4 को यहाँ पोटेशियम आयन है और एक को यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन है। तो यहाँ 4 पोटेशियम आयन और एक को कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस बराबर हो गया 5। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी देखिए कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है, एक वो कॉम्प्लेक्स आयन है और 3 को यहाँ पर आपका जो है क्लोरीन आयन है, मतलब 3 प्लस 1 4 है ना, 3 प्लस 1 4 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस बराबर 4 है। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आसानी से आप तोड़ करके आप टोटल नंबर ऑफ आयंस इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज का क्लास मैं लिया, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इस वीडियो को YouTube चैनल पे जाकर के इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख सकें। इसको आप जितना शेयर करेंगे उतना अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। उससे होता क्या है कि मेरा मनोबल और बढ़ेगा ताकि हम वीडियो को सही ढंग से यहाँ पे दे सकें। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जितना आप अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं आप उतना शेयर कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ऐसा नहीं कि आप पहला वीडियो नहीं देखें आप फिर सेकंड में चले गए, तो आपको उस प्रकार से आपको समझ में नहीं आए। अब सारे वीडियो को बारी बारी से ध्यानपूर्वक देखिए और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं बच्चों, जिस प्रकार से डिटेल में स्टडी हम लोग करते हैं क्लासरूम में, यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था में कमी होने के कारण मैं पूर्ण रूप से यहाँ पे वीडियो को सही ढंग से देने में सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन बच्चों, जो वीडियो यहाँ पे देंगे वो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से 100% परफेक्ट होगा और इस वीडियो को पढ़ करके आप एग्जाम का 100% तैयारी कर सकते हैं। इसको आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।